नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी इस YouTube चैनल पर। जैसा कि अपनी कंटिन्यू क्लास आ रही थी तो अभी साथ साथ आपके पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। तो आज जैसा आपको दिख भी रहा है स्लाइड के ऊपर, वेलकम टू ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम वनडे एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कि वनडे एग्जाम के हिसाब से ही हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें जो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी मतलब जियोग्राफी, जियो अलग वर्ड है, ग्राफो मतलब अध्ययन, ठीक है। ये एक अलग बेसिक पार्ट, उसका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है मैं स्पेशल से बनाऊंगा इसका। लेकिन इससे हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं, जो हम पढ़ते हैं बार बार, और उनमें से वनडे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, तो वो टॉपिक आज हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे अपने को ये डायग्राम आपको दिख रहा है, साफ साफ सा दिख रहा है एक डायग्राम। इस डायग्राम में कुछ लाइनें खींची हुई हैं। क्या है भाई? कुछ लाइनें खींची हुई हैं। और वो लाइनें क्या है कि एक बॉल के चारों तरफ खींची है। जब एक सिंगल लाइन हो तो उसको अपन लाइन बोलेंगे, और एक लाइन यहां से स्टार्ट करते हैं और किसी के चारों तरफ अगर राउंड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सर्किल बन जाता है, एक वर्त बन जाता है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफी सारे यहाँ पे ना सर्किल दिख रहे होंगे। क्या होंगे? काफी सारे सर्किल दिख रहे होंगे। तो यूं मान के चलो कि अपनी पृथ्वी जो है एक बॉल जैसे मान के चले। इमेजिन दैट अपनी पृथ्वी क्या है कि बॉल है, और उस बॉल के ऊपर हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, बिल्कुल फिक्स सीक्वेंस के साथ, फिक्स सीक्वेंस मतलब उनकी डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स कर करके, और हम लोग यूं उसके सर्किल बना रहे हैं, और उस पर फिर बाद में अपन काउंट करते हैं कि टोटल कितने सर्किल बनते हैं। तो बस वही चीज है ना अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, कि उसमें भाई ये अपनी जो लेटीट्यूड जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई इसको? लेटीट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखाएं। क्या भाई? अक्षांश रेखाएं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लेटीट्यूड लाइंस, ठीक है। इसमें लेटीट्यूड लाइंस टोटल कितनी? ये देखो एक जीरो पार्ट बना हुआ, एक रेड कलर की जो है, ये रेड कलर क्यों समझो? जैसे क्रिकेट की बॉल आती है उसमें सफेद सफेद एक लाइनिंग होती है, वो आप इसको समझ लो, ठीक है। और उसके बाहर सेम सीक्वेंस से दोनों तरफ हम उस तरीके के सर्किल बनाए और काउंट कर लें कि एक बॉल के ऊपर कितने सर्किल होते हैं। तो वैसे ही हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर क्या बना रखे हैं? सर्किल बना रखे हैं। ये सारी इमेजिनरी लाइंस है, मतलब काल्पनिक रेखाएं, ये कोई फिक्स नहीं है कि खींची हुई, ये एक इमेजिन है, काल्पनिक रेखाएं जिसको हम बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी का जो मेन जो पार्ट था, पृथ्वी का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा था, वहां से हमने एक सर्किल खींचा, और वो सबसे बड़ा सर्किल भी है, सबसे लार्जेस्ट, क्या है भाई? सबसे लार्जेस्ट सर्किल है, वो सबसे बड़ा वृत्त है कह सकते हैं। और उसको हमने नाम क्या दिया था? इक्वेटर। क्या दिया था? इक्वेटर, जिसको हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर विषुवत वर्त भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो भी मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 सीधे 10 10, क्योंकि इस पे पॉसिबल नहीं था इतनी लाइनें खींचना, क्योंकि यहां तक क्या है भाई? 90। यहां तक क्या है? ये कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, और ये लास्ट वाला क्या होता है? 90 डिग्री के पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कि पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि 90 तो इधर है और 90 जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में, टोटल कितने हो जाते हैं? 180। तो यूं कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, क्या भाई? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिनका बीच का अंतर क्या है? समान है, ठीक है। मतलब एक जीरो लाइन पृथ्वी के एक मध्य स्थल को मानकर दोनों गोलार्धों में जो हम लोग पूर्व से पश्चिम जो बिल्कुल फिक्स सीक्वेंस के साथ जो लाइनें हमने जो वर्त बनाए हैं, जो पॉइंट डिसाइड किए हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं भाई? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात करूं मैं, क्या भाई? कुल संख्या, तो कुल संख्या इसकी कितनी होती भाई? 180 होती। क्या होती है? 180। कैसे होती है मैं बताता हूं। जैसे मैं आपको बता थोड़ा सा डायग्राम बना के, जैसे ये है, ये बीच वाला क्या है भाई? बिल्कुल ये इक्वेटर मान लो, भूमध्य रेखा। क्या मान ली हमने? भूमध्य रेखा। 90 तो इधर खींची हुई इस प्रकार की लाइनें, ठीक है। 90 इस प्रकार की इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 190 प्लस 90। क्या भाई? 90 प्लस 90 180, प्लस उसमें जीरो जो कि क्या है? इन दोनों की कॉमन है, तो वो कितनी हो जाती है? 180। कुल अक्षांश की बात कर लें, कुल अक्षांश, क्या भाई? कुल अक्षांश की अगर हम बात करें तो कुल अक्षांश होते हैं 180 प्लस 0 डिग्री मिला के 181। क्या होते हैं? 181।
लेकिन ये ध्यान रखनी है आपको कि ये 181 कुल अक्षांश है। आप लोगों से पूछ ले कि कुल वृत्त कितने होते हैं, क्या भाई कुल वृत्त कितने होते हैं। वृत्त की बात कर रहा हूं, सर्किल की क्या बात कर रहा हूं मैं, इन्हें सर्किल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सर्किल की अगर हम बात करें कि जैसे ये लास्ट वाला आ गया, लास्ट वाले पे पॉइंट बन गया, क्या हो गया पोल बन गया, मतलब पॉइंट बन गया, बिंदु बन गया जाके, तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां पे सर्किल नहीं बन पाता। क्या भाई जहां पे सर्किल नहीं बन जाता, एक बिंदु मात्र बन जाता है, तो वहां पे सर्किल नहीं बन पाता, मतलब वर्त नहीं बन पाता है। तो उसमें एक वर्त हम ये घटा दें, एक ये घटा दें। ठीक है, तो यूं मान सकते हैं जो टोटल अक्षांश है ना 181, उसमें से हम 2 घटा देते हैं, एक नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है वो, और एक साउथ पोल का जो पॉइंट है, जो क्या नहीं है सर्किल नहीं है, वर्त नहीं है, ध्यान रखना। तो कितने हो जाएंगे भाई 179, क्या हो जाते हैं भाई 179, ध्यान रखना। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें, इनके बीच की मतलब ये तो 0 से 10 लिखा हुआ है, ये मान के चलूं मैं, जैसे आपको डायग्राम बनाऊं मैं कि जैसे ये एक डायग्राम बनाया मैंने, और इसमें ये 0 है बीच वाला, और ये ऊपर वाली 1 है, ये 2 मान के चले, ये 3 मान के चले, तो इनसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब दोनों अक्षांशों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, अक्षांशों के बीच की दूरी, अगर मैं बताऊं आपको अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है भाई 111 किलोमीटर। कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। कि जैसे जैसे हम इनके बीच में दूरी काउंट करेंगे ना, क्योंकि ये तो क्या बना रखे हैं 30 से 20 से 30, 30 से 40, 10-10 के गैप के एक इमेजिन बना के भाई इस प्रकार की क्या है लाइनें हैं, इस प्रकार की, या 0 से स्टार्ट होके इस वाले पोल तक देखो 90 तक है, क्या है भाई 90 तक, जस्ट ऑपोजिट में भी 90 आपको मिलेंगी। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। और इनके बीच की जो दूरी होती है ना उसको क्या कहा जाता है भाई जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जोन, क्या कहा जाता है भाई जोन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक बार फिर से, इनका बेसिक बेसिक अगर चीज हम देखें तो इनके देख लो भी एक बार, आप समझ लो कि क्या क्या है, फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को एक बार। मैं एक बार आपको फिर से बताऊं कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, देखो कुल अक्षांश की अगर बात करें, क्या भाई कुल अक्षांश की अगर बात करें, कुल अक्षांश मैंने बता दी थी कितनी है 180 प्लस 0 डिग्री कितनी हो गई 181। इनके बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूरी को बोलते क्या है, दूरी को क्या कहा जाता है भाई जोन, क्या कहा जाता है जोन कहा जाता है। और जोन का मतलब क्या होता है कटिबंध भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कटिबंध भी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कुल संख्या, और अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉर्दर्न जो है उत्तरी जो गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये जो इक्वेटर है ये क्या करती है भाई 2 पार्ट अलग अलग कर देती है पूरी पृथ्वी के। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मेजर कौन कौन सी होती है, मेजर की यहाँ बात करते हैं। देख लो अब यहाँ पे मेजर की जो जो चीज अपन कर रहे हैं यहाँ पे वो आप थोड़ा सा देखना। ये 0 डिग्री वाला है, ये देखो मैं फिर से कर रहा हूं, ये कौन सी है भाई, क्योंकि ये पृथ्वी अपनी क्या होती है भाई झुकी हुई होती है, क्या होती है झुकी हुई होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है भाई अपनी भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा है अपनी भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इक्वेटर, क्या बोल सकते हैं इक्वेटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं विषुवत वर्त, क्या बोल सकते हैं विषुवत वर्त। तो देखो नोट करो ये जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं इसको हमें उत्तरी गोलार्ध। और इसकी अगर मैं बात करूं नीचे वाले पार्ट की, तो इसमें साउथ हेमिस्फीयर, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलते हैं भाई दक्षिणी गोलार्ध।
मतलब जो 0 डिग्री इक्वेटर है पृथ्वी को वो क्या करती है, इक्वेटर मतलब बिल्कुल इक्वल दो पार्टों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला जो पार्ट है उसको अपन दक्षिणी गोलार्ध या साउथन हेमिस्फेयर वो कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक मुख्य रूप से एक और वो होती है, जैसे मैं यहां पे एक आपको डायग्राम बनाऊं वैसे अपने सिंपल भाषा में, जैसे ये कौन सी हो गई 0 डिग्री, ये कौन सी हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये कौन सी हो गई भाई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कौन सी हो गई दक्षिणी अक्षांश, और ये कौन सी हो गई उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर ये बात करें इससे ऊपर वाला जो पार्ट क्या भाई, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, एक फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री पे क्या भाई 66.5 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है भाई ये 66.5 डिग्री। जो प्रमुख प्रमुख जो अपन बात कर रहा हूँ, जो लेटीट्यूड है प्रमुख प्रमुख लेटीट्यूड लाइन्स उनकी बात कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री वाला ये मैंने आपको बता दिया। 0 डिग्री के बाद ये देखो 23.5, तो 23.5 वाला ये वाला है क्या भाई 23.5 वाला ये है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, 23.5 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं भाई कर्क रेखा, क्या बोलते हैं कर्क रेखा। और ये इधर वाला जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है भाई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अपन क्या बोलेंगे मकर रेखा, क्या बोलेंगे मकर रेखा। और इसको अपन क्या बोलेंगे कर्क रेखा, क्या बोलेंगे भाई कर्क रेखा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इससे ऊपर वाली जो एक लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये 66.5 डिग्री पे है, क्या है भाई ये 66.5 डिग्री पे। तो 66.5 डिग्री के ऊपर अपन क्या बोलते हैं बताइए भाई आर्कटिक वर्त, इसको अपन क्या बोलेंगे आर्कटिक वर्त। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, इस वाले पार्ट को, ये यहां तक की अगर मैं लाइन खींचूं ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे अंटार्कटिक वर्त, अंटार्कटिक वर्त, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है बेसिक बेसिक जो लेटीट्यूड लाइंस है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसको इक्वेटर भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी या विषुवत वर्त भी कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको अपन क्या बोलते हैं कर्क रेखा, क्या बोल सकते हैं भाई कर्क रेखा। इंग्लिश की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ध्यान रखना कर्क रेखा, क्या कह सकते हैं कर्क रेखा। इधर ये देखो इधर लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉर्न, इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा, क्या बोलते हैं भाई मकर रेखा। जो ये मैंने इधर बताए हैं सेम एज इट इज ये पार्ट इधर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख क्या है भाई अपनी लेटीट्यूड लाइंस हैं, 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, बेसिक बेसिक जो चीजें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 90 के ऊपर क्या आ जाता है, इधर ये 90 और इधर 90, तो ये जो 90 पे आता है ना दक्षिण नीचे वाले जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई साउथ पोल, क्या बोलते हैं भाई साउथ पोल। और ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई नॉर्थन पोल, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दक्षिणी बिंदु पोल, ये भी दक्षिणतम बिंदु, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया भाई इतना, ये बेसिक बेसिक लाइनें जो मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब जो कई बार ये क्वेश्चन आता है छोटा बड़ा दिन, ये थोड़ा नेक्स्ट देखिए, ये जो अपने डायग्राम बना रखा है ये कई बार ये आता है कि दिन और रात वाला जो आता है, कई बार दिन बड़ा रात छोटी, ये कैसे होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। ठीक है, ये किस प्रकार से परिवर्तन होता है, जो मैंने बताया था ना, ये 3-4 तारीखें होती हैं, जैसे ये जून है तो कौन कितनी जून होती है 21 जून, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 21 जून, ये 21 मार्च। ठीक है,
फिर इसके बाद 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये यूं समझो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। अब आप ये आइडिया लगाओ कि ये डायग्राम है, इस पे सनलाइट मान लो कि अगर लंबवत होता है, तो अगर इसको नॉर्थ मान लें, इधर वाले को भी हम अगर नॉर्थ माने, अगर यूं वाले इससे, तो भी सनलाइट यहां ज्यादा गिर रही है। इसका नॉर्थ मानने तो मतलब सनलाइट है ना इस वाले पे तो ज्यादा पड़ेंगी, ये तो उधर हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगी सनलाइट, क्या होगी, कम होगी। क्या होगी भाई, सनलाइट इसके ऊपर कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे 21 मार्च जो 3 मार्च के महीने ना अपने पास क्या होती है भाई, सर्दी होती है। ठीक है, और ना ही क्या होती है अपने पास ज्यादा गर्मी होती है। वो कौन सा महीना होता है, 21 मार्च वाला। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं 21 मार्च को है ना, ये बिल्कुल क्या है, सूर्य के इक्वेटर जो है बिल्कुल सामने। इसका मतलब दोनों जो गोलार्ध है उनमें क्या होगा भाई, मौसम क्या होगा, सामान्यतः सेम सा रहेगा। क्या भाई, दोनों में मौसम क्या रहेगा, सेम सा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या होती है, सनलाइट बराबर जाती है। अब जैसे ही 3 महीने बाद बढ़ता है, 3 महीने बाद बढ़ता है, तो अब ये देखो नॉर्थ पोल, अब सनलाइट नॉर्थ पे आपको ज्यादा, इस वाले हिस्से पे ज्यादा दिख रही है, इस वाले पे। तो अपने को दिख रहा है कि सनलाइट जो है इस वाले हिस्से पे क्या आएगी, ज्यादा आएगी नॉर्थ पोल पर। ये कौन सी, कर्क रेखा वाला हिस्सा मान ले अपन, क्या मान ले, कर्क रेखा वाला। ये 3D इमेज बनी हुई इसलिए थोड़ा सा अपने को लग नहीं रहा, ये कर्क रेखा मान ले। इसके ऊपर दबा के क्या पड़ती है भाई, गर्मी पड़ती। तो 21 जून को भारत में भी क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि भारत जो है वो भी क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल बीच में, मतलब भारत को बीचों बीच से काटती है, तो भारत में पूरी गर्मी पड़ती है कर्क जून वाले महीने में। तो यही कारण है। इससे फिर नीचे आते हैं, फिर सितंबर देखो, क्या भाई, सितंबर, सितंबर वाले में देखो इधर नॉर्थ है, क्या है भाई, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है, क्या है भाई, साउथ है। तो अब ये उधर वाला हिस्सा देखें अपन, क्या भाई, उधर वाला हिस्सा देखें, तो वापिस से क्या हो रहा है अपने को, दोनों बराबर। देखो ये जस्ट एकदम उल्टा हो गया, क्या हो गया, जस्ट एकदम उल्टा हो गया घूम के, एक तरीके से यूं माने। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल इक्वल है, क्या है भाई, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पर 23 सितंबर को वापिस से क्या होंगे भाई, दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होंगे। इधर वापिस चले जाओ आप दिसंबर में, ये भी दिसंबर में देखो यहाँ पे साउथ ये है, नॉर्थ ये, तो सनलाइट ज्यादा कहाँ आ रही है, साउथ वाले हिस्से पे आ रही है, क्या आ रही है, साउथ वाले पे। तो साउथ में क्या होगी भाई, गर्मी होगी, और ऊपर नॉर्थ में क्या होगी भाई, सर्दी होगी। तो मैंने यही बताया था कि जिस गोलार्ध पे सूर्य ज्यादा होगा, जिस गोलार्ध की तरफ सूर्य मतलब ज्यादा चमकेगा, उस गोलार्ध में हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जिसमें सनलाइट कम जाएगी तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा। ये ध्यान रखना। अरे सेम यू समझ लो कि बॉल है, बॉल के ऊपर अगर हम लाइट लगाते हैं, बॉल के ऊपर अगर इधर से टॉर्च मारेंगे, तो बॉल के क्या होगा, एक तरफ तो क्या होगा, बिल्कुल टेम्परेचर ज्यादा होगा जहां जहां प्रकाश पड़ रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत कम होगा। मतलब देखो प्रकाश जाता तो है ऊर्जा के रूप में, ऐसी बात नहीं है, दूसरे हिस्से में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी रहेगी, लेकिन इतनी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बाद क्या होगा, प्रकाश सीधा निकल जाता है, क्योंकि घूम के यूं तो आ ही नहीं सकता, लपेटा तो खा ही नहीं सकता बॉल के बाहर। भाई कोई भी बॉल है उसके ऊपर सनलाइट लगाएंगे तो वो एक ही हिस्से में, उसको अगर बॉल को आधा काट दे तो एक हिस्से में बिल्कुल क्या होगा, तो लाइट होगी, एक हिस्से में बिल्कुल क्या होगा, अंधेरा, क्योंकि प्रकाश सीधा जाता है। तो जैसे ये बिल्कुल सरफेस आ गया ये वाला, इस सरफेस से ऊपर जैसे यूं नीचे मुड़ा हुआ है, तो सीधा चला जाएगा प्रकाश, इधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, वो भी कारण है। और अंधेरा रहेगा इसका मतलब प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा, प्रकाश नहीं पहुंचे इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर वैसे ही क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये चीज जो, इसको अगर समझे, दोबारा भी समझे हम लोग, तो मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं इस वाले पार्ट के ऊपर, कि जैसे कर्क रेखा के ऊपर ये वाली रेखा है, मान लो इस रेखा के ऊपर सूर्य ज्यादा चमकेगा, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कम होगा, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कम होगा, तो यहां क्या होगा भाई, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही जिस टाइम पे सूर्य इस वाली रेखा के ऊपर लंबवत आएगा, कहने का मतलब, तो उस टाइम पे क्या होगा, इस वाले गोलार्ध में क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो थी क्या भाई अपनी, जो मैं आपको बता रहा था अक्षांश रेखाएं, क्या थी भाई, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं को फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को,
कुल संख्या इनकी 180 होती है, प्लस 0 181 होती है। अक्षांश वर्त की अगर बात कर लें तो अक्षांश वर्त कितने होते हैं भाई 179, क्योंकि ऊपर जो पॉइंट होते हैं दोनों तरफ 90-90 पे वो वर्त नहीं बना पाते, इसलिए वर्तों की संख्या क्या हो जाती है 2 घट जाती है। तो 181 माइनस 2 करेंगे तो 179 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। और इसके दूर के बीच जो स्थान होता है, दूरियों के बीच में जो गैप होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं जोन बोलते हैं, या फिर हिंदी में क्या कह सकते हैं उसको कटिबंध कहते हैं। और ये ध्यान रखना पीछे वाले डायग्राम में ये भी ध्यान रख लो आप कि जैसे अगर यहाँ सूर्य ज्यादा है, यहाँ इस पे लंबवत है मकर रेखा पे, तो यहाँ पे ठंड होगी तो मतलब यहाँ कटिबंध अलग हो जाएगा। अगर कटिबंधों के हिसाब से मानने तो मतलब हम इक्वेटर को मेन मानते हैं, क्या भाई इक्वेटर को मेन मानते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं ये रेखाएं ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, इसका मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं आगे मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को, ये क्या कर देती है पूरे पृथ्वी को क्या कटिबंधों में बांट देती है। क्या बांट देती है भाई कटिबंधों में बांट देती है, जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ये जो कटिबंध हो जाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा इसके लास्ट में मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है उस पर चलते हैं भाई। ये देखो ये क्या है भाई दूसरी देशांतर, इनको क्या बोलेंगे हमें देशांतर रेखाएं, क्या बोलेंगे भाई देशांतर रेखाएं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं में देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट से ही खींच रखी है और जाके इसी पॉइंट पे नीचे मिल जाएगी। ये जो पॉइंट होगा ना 3D दिख नहीं रहा, जैसे यहां मिली हुई ना एज इट इज पॉइंट क्या होगा भाई नीचे की तरफ होगा, ऐसा कैसा सेम पॉइंट नीचे आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है ये जो रेखाएं खींची होती है ना इन रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं भाई देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं देशांतर रेखाएं, मतलब उत्तर ध्रुव से खींचकर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर वो लाइनें वापिस मिल जाती है, क्या भाई वापिस से मिल जाती है, मतलब उस ध्रुव के पॉइंट से निकलती है उस ध्रुव के पॉइंट पर जाकर क्या हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, क्या बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी टोटल संख्या की अगर मैं बात करूं तो टोटल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या इनकी कुल संख्या 180 एक तरफ होती है और 180 एक तरफ होती, कितनी हो जाती है 360 हो जाती है इनकी, क्या हो जाती है 360 हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री क्या होता है, अब इसमें कॉमन वाला सीन क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे एक बॉल है, क्या है भाई एक बॉल मान ले हम, और उस बॉल के ऊपर हमें 360 लाइनें बिल्कुल एक सेम स्ट्रक्चर में करनी, उनके बीच की दूरी वगैरह सब बराबर हो, 360 लाइनें बनानी है। और फिर हमें ये बोलते हैं कि बॉल को बिल्कुल बीच में से काट दो, क्या भाई बॉल को बिल्कुल बीच में से काट दो। तो जिस तरफ जहां से हमने 0 स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 और जब 179 के बाद 180 जो आएगी, क्या भाई 180 जो आएगी वो क्या होगी बिल्कुल 0 के सामने होगी, क्या होगी भाई बिल्कुल 0 के सामने होगी। तो इस प्रकार इसमें कॉमन वाला सीन खत्म हो जाता है कि 0, अब हम काउंट करें अगर दोनों गोलार्धों की, अगर मैं इस तरीके से आप बोलोगे कि सर ये है इधर 180 हो गई इधर 180 हो गई, यूं मान ले, ठीक है। अरे तो 180 हो गई, 180 तो एक तरफ कॉमन भी तो है, 180 इधर से काउंट करें तो भी 180 है। अब 180 के बाद क्या होगा दोबारा से तो गिनती स्टार्ट होगी नहीं ना भाई, 180 तो दोनों के लिए कॉमन है, 0 स्टार्ट हुआ और आगे जाके 179 फिर 180 और 181, तो 181 से उधर कौन सी हो गई 180, तो 180 इस वाले गोलार्ध में भी काउंट होती है, 180 उस वाले गोलार्ध में भी काउंट होती है, दोनों में क्या होगी एक ही जगह काउंट होगी, तो इसलिए कितनी हो जाती है वो 360 हो जाती है भाई। इनके बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं, इनके बीच की दूरी की तो कितनी होती है 111.3 किलोमीटर इनके बीच की क्या होती है भाई दूरी होती है, क्या होती है इनके बीच की दूरी होती है, ध्यान रखना 111.3 किलोमीटर इनके बीच की क्या हो जाती है भाई दूरी हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इनकी दूरी क्या नहीं होती बराबर नहीं होती, जैसे देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं रेखा खींचूं तो मान लो कि जैसे मैं यहां एक इक्वेटर खींच देता हूं, क्या खींच देता हूं भैया के इक्वेटर खींच देता हूं, ठीक है। ये मान लो इसका बीच का इक्वेटर है, क्या है भाई इक्वेटर, मतलब ये भूमध्य रेखा, क्या भाई भूमध्य रेखा। तो अब देखो ये कोई लाइन है तो सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको मिलेगी, तो ये 111.3
3 हम मानते हैं। तो जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आगे चल के और भी कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ये 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ये जो 60 डिग्री अक्षांश है ना, यहाँ जो 60 आएगा, कहने का मतलब जैसे ये ये डायग्राम अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, तो यहां तो क्या हो जाती है, ये 0 डिग्री यूं लाइनें खींचे तो आपको खुद को दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर इनके बीच में सबसे ज्यादा गैप है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनके बीच में गैप क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। तो जैसे ये 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या भाई 60 डिग्री पे जाते हैं ना, तो इनके बीच की दूरी 60 डिग्री पे जाते हैं तो इनके बीच की दूरी 56 किलोमीटर हो जाती है। और जैसे ही 90 डिग्री क्या भाई 90 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो वहां जाने के बाद क्या हो जाती है भाई, इनकी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है भाई, इनके बीच की दूरी जीरो हो जाती है। वहां पर तो क्या हो जाती है, उसी पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं। तो सारी रेखाएं एक ही पॉइंट से निकलती, तो वहां उनकी क्या होगी, एक दूसरे के बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। इनके बीच का जो स्थान है, इनके बीच का जो ये पार्ट है, जो स्थान है, इसको क्या कहा जाता है भाई, गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। ये जो रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ये समय के लिए काम में लेते हैं भाई। हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण क्या करते हैं, समय का निर्धारण इनसे करते हैं। हम क्यों करते हैं, क्योंकि इन रेखाओं से, जैसे 0 डिग्री को हमने क्या मान रखा है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम्स, ठीक है। इसको जुलू रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, हमें जुलू रेखा, जुलू समय रेखा क्या बोलते हैं भाई, इनको जुलू समय रेखा भी इसको कहा जाता है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर कौन सी होती है, अक्षांश कौन सी होती है, ठीक है। इनकी खासियत मैं बता देता हूं, देखना। जो लेटीट्यूड वाली थी, जो अक्षांश, ये जो रेखाएं थी, अगर मैं बात करूं ये पिछले की, तो ये जो रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समानांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं होती ना, ये देशांतर रेखाएं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इन वाली रेखाओं को हमें यामियोत्तर, क्या बोलते हैं भाई, यामियोत्तर, ठीक है। तो 0 डिग्री क्या है भाई इसकी प्रधान, विश्व की जो हमने सबसे महत्वपूर्ण देखी है ना, वो क्या देखी है, 0 डिग्री। क्या देखी है भाई, 0 डिग्री सबसे प्रधान रेखा जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अनुसार क्या है भाई, सारी दुनिया का क्या लगाता है भाई, टाइम का अनुमान लगाया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व मानक समय से भारत का मानक समय आगे चलता है कि पीछे चलता है, ये बात आपको मालूम भी होगी। तो ये ध्यान रखना, भारत का जो मानक समय है वो उससे क्या चलता है भाई, आगे चलता है। कितने, 5.5 घंटे आगे चलता है। ये अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। जैसे ये देखिए, ये रेखाएं हैं। अब आप ये देखिए कि ये मान लो मेन बीच वाली मान ले हम, क्या भाई, ये सबसे मेन वाली अगर मान के चले, ये तो कौन सी हो गई, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये हम मान के चले तो ये कौन सी हो गई भाई, ये 0 डिग्री देशांतर, क्या भाई, देशांतर, ठीक है। तो ये जो रेखाएं देखो, इसके बीच में गैप ज्यादा है, यहाँ थोड़ा और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और यहाँ और कम हो गया। मतलब धीरे 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 क्या होता चला जाता है भाई, गैप कम होता चला जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है भाई, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या भाई, दूरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में देखो, ये वाली क्या है, अपनी अक्षांश रेखाएं, क्या है भाई, ये वाली अपनी क्या है भाई, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं भाई, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब बेसिक जो समझने वाले, कई चीज समझ में नहीं आई कई भाइयों को, तो थोड़ा सा वैसे भी समझा देता हूं, हो सकता है डायग्राम से समझ में ना भी आया हो। ये कौन सी है भाई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये इधर टोटल कितनी हो जाती है, 90 अक्षांश। इधर भी टोटल कितने हो जाते हैं, 90 अक्षांश। ये जो 0 इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध को ध्यान रखना, इसको जनमानस गोलार्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनमानस गोलार्ध। इसके अलावा इसको क्या बोल जाता है भाई, स्थलीय गोलार्ध। क्या बोलते हैं भाई, स्थलीय गोलार्ध। ये वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, निर्जन गोलार्ध, निर्जन
गोलार्ध, या फिर इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध। क्या बोलते हैं भाई इसको हमें, जलीय गोलार्ध। ठीक है, ये मान के चलो जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बड़े क्या मान भाई, दो बड़े ग्लोब में, दो बड़े गोलार्धों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इनके बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है भाई, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी के स्थान को हम क्या बोलते हैं, जोन, या फिर क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हमें, कटिबंध। क्या बोलते हैं भाई, कटिबंध। जैसे जैसे ध्यान रखना, जैसे 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 ये सूर्य है, इधर इधर सनलाइट गिरेंगी, इधर सनलाइट क्या होती है, तो हिस्सों के ऊपर कम होती है। तो ध्यान रखना जो ये इधर वाले होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कटिबंध, शीत कटिबंध होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल किनारों के ऊपर क्या होते हैं, शीत कटिबंध होते हैं। इधर वाले इतने मान लें, ये इससे नीचे नीचे का जो हिस्सा है ये कौन सा है, शीत कटिबंध। कौन सा है भाई, शीत कटिबंध। यहाँ बर्फ ज्यादा रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बीच में एक कटिबंध और आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, शीतोष्ण। कौन सा बोलते हैं भाई, शीतोष्ण। और ये कौन सा हो जाता है अपना, उष्ण कटिबंध। ऐसे ही मतलब ये ध्यान रखना कि अगर कटिबंधों में भी थोड़ा सा अगर बेसिक तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री जिसको अपन कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है, तो मतलब यूं कह सकते हैं इसके और इस रेखा के बीच में जो कटिबंध है ना, वो क्या कौन सा होता है भाई, उष्ण कटिबंध होता है। क्योंकि सूर्य क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश लगभग सीधा सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। इससे ऊपर वाले अगर थोड़े से जो पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, ये वाला कौन सा होता है, गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। दोनों तरफ क्या होता है, शीतोष्ण। और ये कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल रह जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं भाई। जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात दोनों गोलार्धों में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन फिर एक यहाँ कौन सी आती है, कर्क रेखा। कौन सी है भाई, कर्क रेखा। यहाँ पर जब सूर्य होता है, तो यहाँ पर सूर्य होता है तो यहाँ क्या होगा भाई, बताओ, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इसलिए 21 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो इसका मतलब भारत कर्क रेखा के बीचों बीच से, अरे ये भारत का मैप है, ये इस तरीके से, तो कर्क रेखा बीचों बीच से काटती कि नहीं काटती, तो ये इस आधा भारत उपरांत, तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और गर्मी भारत में कौन से महीने ज्यादा पड़ती है, जून में। तो 21 जून को उसके ऊपर क्या होता है, सीधा पड़ता है। जब 21 जून को यहाँ सीधा पड़ेगा, तो इसका मतलब इस वाले हिस्से में प्रकाश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश कम हो जाएगा। अगर प्रकाश कम होगा तो क्या होगा भाई, जैसे ही यहाँ पर प्रकाश कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखो, देशांतर वाले में मैंने करवाया था, ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं, ये इस तरीके से क्या होती है भाई, रेखाएं खींची जाती है, वापिस से क्या हो जाती है, ये ध्रुवों पर आकर मिल जाती है। क्या भाई, ध्रुवों पर आकर मिल जाती है। इनके बीच की दूरी यहाँ पर तो कितनी होती है, यहाँ जो केंद्र है ना, मतलब यू मान के चलते हैं, वो जो भूमध्य रेखा यहाँ पर तो कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। और जैसे ही 60 डिग्री ये जो आर्कटिक के ऊपर पहुंचते हैं ना, आर्कटिक से थोड़ा सा नीचे रहते हैं, वहां पर इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 56 किलोमीटर। कितनी हो जाती है भाई, 56 किलोमीटर। और जहाँ यहाँ 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर हो जाती है भाई। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि 0 GMT, क्या भाई, 0 GMT को क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं, मानक समय रेखा, या फिर इसको जुल्लू समय रेखा, जुल्लू समय रेखा, या प्रधान समय रेखा। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना कि ये लाइन है बीच में से, अगर सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है तो इधर क्या होगा, रात होगी। और सूर्य जब ये घूम के ये वाला इससे इधर आएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और जब ये दिन और रात का एक पूरा चक्कर होता है, क्या हो जाता है, तारीख बदल जाती है। तो जैसे 180 डिग्री वाली जो होती ना, जैसे 180 डिग्री से ऊपर क्या होता है, जैसे ही मूवमेंट करती है पृथ्वी, तो क्या हो जाता है भाई,
तारीखें बदल जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो ध्यान रखना कि समय आगे किसका चलता है, समय आगे, तो समय आगे किसका चलता है भाई, पूर्वी गोलार्ध का। किसका भाई, पूर्वी गोलार्ध। जैसे मैं बात करूं आपको, यहां से ये कर दिया, ये इधर वाला क्या है, पूर्वी गोलार्ध। क्या है भाई, पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है भाई, पश्चिमी गोलार्ध। 180 देशांतर इधर होंगे, 180 हमें यहां मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से सनलाइट आएगी, तो एक बार तो 12 घंटे के लिए इधर प्रकाश होगा, तो इधर एक बार 12 घंटे के लिए इधर मान लेता हूं। जैसे ये पलट के इधर जाएगा, तो इधर वाले जहां अंधेरा था वहां क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जहां प्रकाश था वहां क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ये प्रक्रिया 24 घंटे में एक बार हो जाती, 24 घंटे में एक बार 12 घंटे एक हिस्से पे प्रकाश रहेगा और 12 घंटे एक पे क्या रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वहां रात रहेगी। तो ये मूवमेंट क्या है भाई, कंटिन्यू चलता रहता है। तो 180 पे जैसे ही जाएंगे तो वहां से क्या हो जाती है भाई, तारीख है। अब पश्चिम धरती क्या होती है अपनी, पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्या भाई, पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व वाले जो देश है ना, वो क्या हो भाई, 0 डिग्री से हमेशा क्या चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। पूर्व वाले देश में समय क्या होता है, 0 डिग्री से क्या चलेगा, आगे चलेगा। इसीलिए भारत का जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय ना, भारत का अंतरराष्ट्रीय मानक समय कितना है भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है बोलो भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कि नहीं है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये 0 डिग्री तो उससे 82.5 डिग्री मतलब पूर्वी है, और पश्चिम से पूर्व घूमती, इसका मतलब वो क्या है, आगे है। क्या है भाई, आगे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कितना 5.5 घंटे कैसे आए वो बता देता हूं मैं आप लोगों को, वो भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं यूं मान लूं कि ये पृथ्वी है, और ये यहां से क्या कर दी हमने, ये 0 डिग्री देशांतर। क्या है भाई, ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और यहां से मान लो एक लाइन खींची मैंने यूं, और यहां से एक लाइन खींची यूं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इस प्रकार से मैंने कितनी लाइनें खींच रखी है इसके ऊपर, 360। क्या भाई, 360 लाइनें खींच रखी हैं। क्या खींच रखी हैं भाई, 360। अब मान के चलो कि यहां मान लो इस टाइम पे 1 बजे, मान लो यहां 1 बजा है दोपहर का, तो दोपहर का दूसरे दिन 1 बजने के लिए कितने घंटे का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, 24 घंटे का। कब आएगा ये टाइम, जब ये पूरी घूम के वापस उसी पोजीशन में, तभी तो वो सेम टाइम आएगा। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं, ये जो 360 वाली जो मैंने धारियां बना रखी, 360 जो लाइनें हैं, वो 360 लाइनें कितने में पूरी हो जाती हैं भाई, ये 360 देशांतर रेखाएं। तो एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में सूर्य को, भाई सूर्य एक देशांतर में, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस प्रकार से है। तो एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को, यार भैया, एक देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगती है भाई, 4 मिनट। कितनी मिनट लगती हैं, 4 मिनट, ठीक है। तो 360 को पार करने में, 360 को पार करने में कितनी मिनट लगेंगी, तो 0 से 0, 6 चौके 24, और 4 तिया 12 और 2 1440 मिनट। मतलब यूं हो गए कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब 1440 मिनट के कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे। मैंने पहले भी बताया था 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 24 घंटे। तो यूं समझ लो कि 24 घंटे में अगर 360 देशांतर पार होते हैं, क्या भाई, 24 घंटे में 360, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 360 देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है, 24 घंटे। कितना लगता है, 24 घंटे। आपको अगर और इजी कैलकुलेशन करनी तो यूं कर लो, 360 को 24 घंटे पार करने मतलब 1440, 24 घंटे मिनट कितनी हो जाए, 1440। तो 360 देशांतर को पार करने मिनट कितनी लगती है, 1440। तो एक देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगेंगी भाई, 4 मिनट लगेंगी। कितनी लगेंगी, 4 मिनट। और यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री देशांतर, और भारत का कितना है, 82.5। क्या भाई, 82.5, ये ध्यान रखना। 82.5 को 82.5 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में कितनी मिनट है, 5। तो 82 सीधा सीधा अंतर हो गया, 82.5। मतलब इस 0 GMT से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का अंतर कितने देशांतर हो गया, 82.5 पूर्वी देशांतर हो गया। तो 82.5 मतलब ये किसका, 82.5 को ही मैंने लिख दिया। क्या भाई, 82.5 को लिख दिया। तो 82.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 330। 330 को अपन अगर घंटे बनाएंगे, 60 से भाग देंगे
तो 6 5 30, 5 घंटे पूरे और 30 मिनट, तो मतलब 5.5 घंटे क्या हो गया, आगे हो गया। ठीक है, ये किसी का भी अंतर अपन निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बाकी जो है वो आपको जब मैं आपको भारत की स्थिति करवाऊंगा, भारत का भौगोलिक विस्तार समझाऊंगा कि भारत कितने अक्षांशीय विस्तार पर बसा हुआ, कितने देशांतरीय पर, एक्चुअल किसी देश की लोकेशन निकालने के लिए अपने को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का मालूम होना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखना। अक्षांशीय देशांतर विस्तार से हम किसी भी देश का क्या कर सकते हैं भाई, एक्चुअल में उसका जो लोकेशन है इस ग्लोब के ऊपर, क्या भाई एक्चुअल में जो लोकेशन है इस ग्लोब के ऊपर वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये आपकी एक बढ़िया सी क्लास थी, इसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर है ना आप कमेंट लिख के बता सकते हो या पूछ सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका जेन्युइनली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, पॉलिटिकल की आपकी क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और जल्द ही आपकी हरियाणा जी की क्लास भी, क्या भाई एक ही क्लास डाली थी, अब हरियाणा जी की क्लासेज भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे भाई। धन्यवाद।